आ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसके लिए। उसका इंडिया किस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंडिया को किस तरह से सीखना चाहिए और अपने आगे के फॉरेन पॉलिसीज़ और अपने डिफेंस प्रोसीजर्स और जो जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है या फिर जो कंट्रीज़ के साथ हम किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे करना चाहिए। यहाँ से बहुत बढ़िया चीज़ सीखने को मिली है, वो ये मिली है कि यूएसए अभी भी कैपिटलिस्ट तरीके से ही सोचता है और अ, अपना फ़ायदा देखता है यूएसए। अगर वो यूक्रेन को मदद करने नहीं आया, जो कंडीशन अभी बनी हुई है, नाटो के करीब है, नाटो के सारे देश का ये नेबर है यूक्रेन, और कहीं ना कहीं इसको अपना पार्ट बनाने की भी कोशिश में था नाटो। तो अगर यूक्रेन को मदद करने नहीं पहुंचा नॉन नाटो या फिर यूएसए, तो इंडिया को क्यों करेगा? अगर आप ये इंडिया को क्यों करेगा मतलब, what was India thinking by doing all kind of agreements with USA? हमने 4-5 एग्रीमेंट कर लिए, पता नहीं चाइना को भड़का रहे हैं और सोशल मीडिया पे दुनिया भर का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ज्ञान ज्ञान देते रहते हैं कि चाइना पे अटैक कर दो, पाकिस्तान पे अटैक कर दो। ये क्या ऐसे होता है क्या अटैक? अगर हम यूक्रेन और रशिया को देखें और इंडिया और चाइना को देखें तो सिमिलर कंडीशन है। इंडिया कहीं भी स्टैंड नहीं करता चाइना के कंपैरिजन में। चाइना की इकोनॉमी देखो, चाइना के डिफेंस सिस्टम्स देखो, चाइना की टेक्नोलॉजी देखो। वी डोंट स्टैंड एनी वेयर नियर टू चाइना। और सबसे बड़ी जो गलती हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यूएस को सोच के चल रहे थे कि यूएस साथ हमारे। यूएस ने तो दिखा दिया यूक्रेन में कि वो किसके साथ है। सी इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इसमें यूएस क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को? पहली चीज़ जो ये है कि उसको क्या पड़ी है अपने पर्सनल्स को ज़बरदस्ती किसी के खिलाफ़ लड़ाने की, अपना रिसोर्सेज वेस्ट करने की। और देखो, इससे यूएस को ये फ़ायदा हो रहा है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वापस से अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस एक्सपेंस जो है वो बढ़ा दिया है। और वो किससे खरीदेंगे? वो यूएस से खरीदेंगे सारे डिफेंस के आइटम। जैसे जर्मनी ने अभी कुछ दिन पहले बढ़ा दिया। तो इस तरह का वो डर का माहौल यूएस क्रिएट करता है। उसके बाद अपने जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको बेचने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाट यूएस डज। और वही अभी भी हो रहा है। जर्मनी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। सिमिलर सिचुएशन ताइवान में भी क्रिएट कर रहा है यूएस, ताकि ताइवान अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए यूएस से फिर से डिफेंस के आइटम्स प्रोक्योर करे, खरीदे। चाइना इससे भड़का रहा है उसको। ताइवान क्या है चाइना कंपैरिजन में? चाइना इज़ अ हेजेमन, हमें मान के चलना होगा, वो एशिया का हेजेमन है। और यूएस ताइवान को भड़का रहा है कि आप चाइना से लड़िए। यूएस तो अपना डिफेंस आइटम बेच के चला जाएगा। इट विल नॉट कम टू सपोर्ट ताइवान, ये तो श्योर है। और सिमिलर केस है इंडिया के साथ। तो हम ऐसे फेसबुक पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे ज्ञान देने से नहीं होगा। इंडिया विल हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। हम मंदिर मस्जिद इसमें लड़ते ही रह जाएं अगर, तो एक दिन चाइना भी ऐसे अटैक करेगा और एवरीबडी विल बी हेल्पलेस। नेता लोग तो भाग जाएंगे, वो तो कहेंगे दूसरी जगह जाके शरण लेंगे। आप लोग क्या करेंगे? आज मोदी जी भक्ति कर रहे हैं, मंदिर घूम घूम के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं। अगर रशिया अटैक किया यूक्रेन को और हमने उसका अपोज नहीं किया, तो आगे अगर चाइना अटैक करेगा इंडिया को तो हमें क्यों कोई सपोर्ट करेगा? वो तो बोल देंगे ना कि आपने, जब हम बोलते थे यूएन में बोला हमने कि आप सपोर्ट करिए, रशिया को अपोज करिए, तो आपने नहीं किया। तो अभी हम क्यों आपको सपोर्ट करें? तो इंडिया के तो मुझे बुरे दिन दिख रहे हैं। चाइना को थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगा कि यार हमें अटैक करना चाहिए, चाइना विल अटैक, और जितना मन करे उतना लैंड लेके जाएगा इंडिया। और सच्ची बताऊँ तो इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो इस वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई। अभी ना कोई हमारा वेस्ट वेस्ट का कोई भी देश हमारा नहीं सुनने आएगा। यूरोप यूनियन, यूके,
फ्रांस, जर्मनी कोई नहीं सुनेगा, यूएस भी नहीं सुनेगा। उनके पास बहाना बन मिला हुआ है कि इंडिया ने अभी सपोर्ट नहीं किया तो हम इंडिया क्यों करें। तो अभी इंडिया तो बहुत बुरी कंडीशन में है। तो क्या है वे फॉरवर्ड, क्या है वे फॉरवर्ड? यही है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाएं। हम इंटरनल जो भी फैक्शन है, हिंदू मुस्लिम दुनिया भर के कास्ट के बीच में जो लड़ाई चलती रहती है उसको दूर करें। साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, क्या है ये? पॉलिटिशियंस अपना फ़ायदा देखते हैं, 5 साल गद्दी पे बैठते हैं, मज़ा लेते हैं, चले जाते हैं। वॉर होगा तब भी वो दूसरे कंट्री चले जाएंगे। आप क्या करेंगे? वोट अकॉर्डिंगली अच्छे से वोट दीजिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए। गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करिए कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे, आर्मी को मॉडर्नाइज़ करे, फोर्सेस को मॉडर्नाइज़ करे। दैट्स द ओनली वे आउट। R&D पे कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग? अगर आपको नहीं पता है तो less than 1% ऑफ GDP इज़ बीइंग स्पेंट ऑन R&D। और फ्री का राशन बांटने में, जो कि मैक्सिमम जो बेनिफिशियरीज उन तक पहुंचता भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है सबको। वी आर प्रोवाइडिंग राशंस टू 80 करोड़ पीपल, 84 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ज़रूरत है क्या इंडिया में इतने लोगों को राशन देने की? नहीं है। ये सारा लीकेज में जाता है, ये सारा वोट बैंक के लिए हो रहा है। कब समझेंगे? दिस इज़ द टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? अगर कोई बिल पास हो रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी नियम लागू हो रहा है, तो वो हम ही तो कर रहे हैं। हमारा ही तो प्रतिनिधि बैठा हुआ है वहाँ पे जो कर रहा है। हमने ही तो उसे उस जगह बैठाया हुआ है ताकि वो डिसीज़न ले सके, हमारी बातें उन तक पहुँचा सके। तो अगर हमारी बातें वो नहीं पहुँचाता है तो बार बार हम उसे वोट क्यों देते हैं? जस्ट बिकॉज उसने एक राम मंदिर बनवा दिया। सी, आई एम नॉट अपोजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल। वो एक सेंटिमेंट है लोगों का जुड़ा हुआ, और हिंदू लोग आपस में डोनेशन देके कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। और उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना, उस पर ही वोट करना, उस पर ही पूरा का पूरा चुनाव लड़ लेना, ये कहाँ तक का जायज़ है? ये तो जायज़ नहीं है। चलिए अभी आगे और बात करते हैं हम लोग। इंडिया की जो कंडीशन होने वाली है इस वॉर के बाद, वो क्या होने वाली है? अगर आप ट्रेड के मैटर में पूछते हैं तो कम से कम इंडिया 10 साल पीछे चला गया। जो भी हमने आज तक का नेगोशिएशन किया हुआ था, जो भी गाड़ी पटरे पे थी FTA साइन करने की विद डिफरेंट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ और कुछ अरब कंट्रीज़ ऑल्सो, तो वो सारी चीज़ें तो अभी पीछे चली गई हैं। कहीं से भी अब तो FTA साइन नहीं कर पाएगा इंडिया किसी के साथ। तो ट्रेड में तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखें इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है, TCS ले लें, विप्रो ले लें, HCL ले लें, सारों का जो बिज़नेस है वो US UK मार्केट में है। अगर इंडिया पे ये लोग सेंक्शन लगा देता है, US सेंक्शन लगा देता है, तो ये सारे मार्केट में भी प्रॉब्लम होनी है वाली। फिर से ऑयल का तो रेट आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से भाग रहा है। हमारे कोई कंट्रीज़ के साथ ऐसा ट्रीटी नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है जहाँ हम किसी भी कंडीशन में अनकंडीशनली ऑयल को इंपोर्ट कर सकें। तो ऑयल में भी देखते जाओ कि सप्लाई डिमांड के कारण बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। और अगर हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे किसी के साथ तो हर तरह से हमारी इकोनॉमी टूटेगी। फिर जो चीज़ है वो ये है कि अगर चाइना खुदा न खास्ता अटैक कर देता है इंडिया पे, तो व्हाट आर द वेज आउट? रशिया तो आएगा नहीं और बाकी कंट्रीज़ भी आएंगे नहीं। तो हम अकेले लड़ने को तैयार हैं? क्या हम लड़ सकते हैं चाइना से? हमें तो नहीं लगता है। सी, सेंटिमेंट इज़ वन साइड कि हमारे पास जज्बा है और हमें हाई एल्टीट्यूड लड़ाई करने की आदत है, वो सब ठीक है। बट एक हाइपरसोनिक मिसाइल अगर मारता है चाइना और आप आदमी की चढ़ाई करा रहे हो, क्या कंपैरिजन? कि कोई कंपैरिजन नहीं है।
वो वहाँ बैठ के सबको तबाह कर सकता है और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जागिए, अभी भी समय है। लेट्स मेक आवर कंट्री स्ट्रांग। मतलब ये सारी जो, क्या बोलूँ, मतलब यूथ विल हैव टू टेक द चार्ज। यूथ को आगे आना पड़ेगा और जैसे भी हो सके हमें अपने लीडर्स अच्छे चुनने पड़ेंगे। हमें एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने के लिए हमें R&D पे खर्च करना पड़ेगा, इसरो को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, DRDO को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और वो कैसे हो पाएंगे? वो जो नेताजी लोग बैठे हुए हैं उन्हें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, वोट बैंक के ऊपर उठना पड़ेगा।